हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 है। चैप्टर में काफी कुछ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आपकी बुक थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 का चैप्टर है। इस वीडियो में आज हमारे फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल इन द जमींदार्स, एन ऑक्शन इन बर्दवान, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, व्हाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, द राइज ऑफ द जोतेदार्स, द जमींदार्स रेसिस्ट एंड द फिफ्थ रिपोर्ट। तो ये जो टॉपिक्स हैं 7 आपके सामने, इसको हम आज अपने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो इसको हम हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आपके सामने आता है बंगाल इन द जमींदार्स। ठीक है, इस चैप्टर का नेम क्या है? कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। कॉलोनिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, एंड द कंट्री साइड का मतलब होता है आपके गांव या फिर देहात। ठीक है, तो आपके गांव में कैसा सिस्टम है, वहां पे कैसा कल्चर अपनाया जाता है, वहां का प्रशासन कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये कब का है? जब हमारा जो इंडिया था वो क्या था? आजाद नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था। किसके अंडर में था? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। तो उसको बोलते हैं आपके कॉलोनियल रूल्स। ठीक है, कि बाहर की कंट्री आकर के हमारे ऊपर शासन करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉलोनियल रूल बोला जाता है। कैसे? ऐसे समझो कि कोई देश है, सपोज दैट कि ये कोई एम्पायर है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आकर के एक गांव के ऊपर आकर के क्या कर लेगा? कब्जा जमा लेगा, क्योंकि ये पावरफुल है। और ये क्या है? गांव है, देहात है, यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल लोग नहीं रहते हैं। तो दूसरा जो पावरफुल इंसान है वो आकर के उसके ऊपर क्या कर लेगा? राज कर लेगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है, और अपनी पॉलिसीज, अपने रेगुलेशंस वहां पे चलाएगा। राइट, तो उसी तरह से बंगाल में जो हमारा क्या सिस्टम था, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले जो कॉलोनियल रूल था वो कैसे आया, कहां पर एस्टेब्लिश हुआ? तो कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। सबसे पहले कहां पे एस्टेब्लिश हुआ? ये बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो रूरल सोसाइटी फाउंडेड अगेन। तो यहाँ पे क्या किया गया था? रूरल सोसाइटी, जो गांव थे, ठीक है, उसको क्या किया गया था? दोबारा से फाउंड किया गया था, दोबारा से बनाया गया था। ठीक है, एस्टेब्लिश द न्यू रिजिम। न्यू रिजिम मतलब नए प्रशासन, नए कानून, नए नियम यहाँ पे लागू किए गए। ऑफ द लैंड राइट्स एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आकर के क्या किया है? अटैक कर लिया, इस पर कब्जा जमा लिया, तो वो क्या करेगी? अपने प्रशासन, अपने रूल, ठीक है, रूल रेगुलेशन चलाएगी। और जो भी रेवेन्यू सिस्टम है उसने वो लागू किया। कैसे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं उसको सपना आ गया कि हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे राज किया है तो हम एक काम करते हैं, इनसे टैक्स भी लेने लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। तो जब वो यहाँ पर आई थी बंगाल में, जब उसने कब्जा किया, तो उसने क्या किया? मुगलों के रेवेन्यू सिस्टम, जो वहां हमारी जो लिटरेचर है, ठीक है, जो हमारा अकबरनामा, बाबरनामा है ना, ये सारी की सारी उसने पढ़ी कि उस टाइम पीरियड पे ये लोग कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, टैक्स कलेक्शन का क्या सिस्टम था, राजा कैसे शासन करता था, उसके पास कितना रेवेन्यू आता था और कहाँ कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, तो उन्होंने उन सारी चीजों को पहले उन बुक से गो थ्रू हुए, उसके बाद उन्होंने नए नियम, नए नीति, नए प्रशासन और नया रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया। कहाँ पर? आपके बंगाल में। ठीक है, were done in Bengal in early years of company East India, जिसको रूल या राज बोला जाता था। क्या हो गया अब यहाँ पर बंगाल में? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि ये सिंबल है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ये सिंबल है। नेक्स्ट आपका आता है एन ऑक्शन इन बर्धमान। ठीक है, बर्धमान क्या है? बंगाल से आज का बंगाल मत लगा लेना कि आज का बंगाल है। उस टाइम के बंगाल में बहुत सारे राज्य जो हैं आते थे। ठीक है, लेकिन ये जो बर्धमान है
ये आज का जो वर्धमान है आपका बंगाल का, उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, एक पर्सन है ये, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा था 1738 से 1805 के बीच में ये जो थे आए थे। देखो इन 1793 परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन। ठीक है, बंगाल में क्या आया, परमानेंट सेटलमेंट आया। कैसे, देखो इन द सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैज टू पे द कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि रेवेन्यू, एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो तय कर दिया कि इतना % रेवेन्यू हमें तुमसे चाहिए हर महीने। ठीक है, कौन देगा, जमींदार देगा। ये जिम्मेदारी टैक्स कलेक्शन की किसको दे दी, जमींदार को दे दी कि आपने रेवेन्यू गांव से कलेक्ट करना है और हमें पे करना है। ठीक है, जमींदार को क्यों दी, उसने देखा कि जमींदार के पास, सपोज दैट कि ये मान लो एक राज्य है, ठीक है, ये एक गांव है। अब इस गांव में अलग अलग एरिया में अलग अलग जमींदार रहते हैं। ठीक है, अब एक जमींदार के अंदर क्या हो जाएगा, सपोज दैट 10 गांव आ रहे हैं। ठीक है, 10 गांव का मुखिया एक जमींदार, अब उसको दिखाई दे रहा है कि एक जमींदार के पास 10 गांव है, तो उन्होंने कह दिया कि हमें जो है आपसे 5,000 रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जितना टैक्स पे करना है पर गांव से वो तुम देखो, लेकिन हमें तुमसे 5,000 टैक्स चाहिए। ठीक है, दूसरे वाले के पास 20 गांव थे, तो उसको कह दिया कि तुमसे 10,000 और 15,000 का हमें रेवेन्यू कलेक्शन चाहिए पर मंथ। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई, जमींदार पर आ गई। और ये भी उनसे बोला गया कि दोज हु फेल्ड टू पे, अगर कोई जमींदार अपनी जमींदारी, है ना, अगर वो पे नहीं कर पाएगा टैक्स को, तो क्या किया जाएगा उसके साथ, दोज हु फेल टू पे देयर प्रॉपर्टी वर कॉन्फिस्केटेड एंड ऑक्शन टू द रिकवर द रेवेन्यू। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर देगी, उसको नीलाम करा देगी और उससे जितना भी रेवेन्यू है वो पे करवाएगी, अपना हम क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकवर कर लेंगे। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है वो बंगाल में किसने शुरू किया, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। कब, जब वो क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, ही वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये क्या थे, आपके कमांडर थे। इन्होंने अपनी लाइफ में 2 चीजें की। फर्स्ट ये कि जब आपकी अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी तब इन्होंने वहां पे पार्ट लिया, लेकिन ये हार गए, वहां पे हार गए। और 13 उपनिवेश फिर किसमें शामिल हो गए, आपकी अमेरिका में शामिल हो गए। तो वहां से फिर ये जब वापस आए आपके ब्रिटिश इंडिया में, तो फिर इनको सजा के तौर पे या जो भी था, इनको कहाँ भेज दिया, गवर्नर जनरल बना करके आपका इंडिया में भेज दिया। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, बंगाल की स्थिति को देखते हुए, जमींदारों की स्थिति को देखते हुए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट अनाउंस कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इनका पूरा नाम है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, जो आपके कॉर्नवालिस थे, उन्होंने क्या किया, 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऑक्शन इन बर्धमान। फिर क्या हुआ कि बर्धमान की आखिर नीलामी हुई कैसे। ठीक है, आखिर बर्धमान की नीलामी हुई कैसे, ये देखते हैं। इन 1797 द नंबर ऑफ महल्स, जिसको एस्टेट बोला जाता है, महाल्स हो गया कि आपके पास कितनी जमीनें हैं, उसको महाल्स बोला जाता था। ठीक है, हेल्ड बाय द राजा ऑफ वर्धमान वर बीइंग सोल्ड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राजा मतलब वो राजा नहीं था। ठीक है, जमींदार को उस टाइम पे क्या बोला जाता था, महाल्स आपके एस्टेट्स हो गए। ठीक है, राजा बोला जाता था जमींदारों को। तो वर्धमान के राजा का क्या था, बंगलो नीलाम कर दिया गया। ठीक है, कैसे, द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन
इन 1793 जब परमानेंट सेटलमेंट आया 1793 में, उसके तहत द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये फिक्स कर दिया था कि एक एक जमींदार को इतना इतना रेवेन्यू हमें पे करना ही करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसके चलते क्या हुआ, वर्धमान के राजा यानी कि जमींदार का क्या हो गया, महल नीलाम हो गया। ठीक है, हु फेल टू पे वर बी auction to recover the revenue and Raja had huge unpaid amount so it was auction। तो क्या हो गया था कि फिर राजा जो है मींस जो ये जमींदार थे वो रेवेन्यू नहीं दे पाए थे, पे नहीं कर पाए थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, इनकी जमीनों को क्या कर दिया, नीलाम कर दिया और बोली लगनी शुरू हो गई। क्या हुआ, आप ये देख सकते हैं इमेज में कि ये बोली लगाई जा रही है राजा के महल की, राजा इन द सेंस जमींदार के महल की। ठीक है, Many purchasers came to the auction। आप देख सकते हैं राजा का महल है, बर्धमान के राजा का, सिटी पैलेस ऑन डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता। कलकत्ता में ये राजा का महल है जो नीलाम किया जा रहा था। ठीक है, Many purchasers came to the auction। काफी सारे परचेजर्स आए, नीलामी जब हो रही थी खरीदारी करने के लिए। Properties were sold to the highest bidder। ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने वालों को ये जो है महल बेचा जाता था। Many of the purchasers were servant of the राजा। अब बहुत सारे जो परचेजर्स आते थे, खरीदार आते थे बोली लगाने वाले, वो क्या होते थे, राजा के ही सर्वेंट्स होते थे, मीन जमींदारों के ही क्या होते थे, नौकर चाकर होते थे। ये कैसे, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। Who bought the properties and gave it to the राजा back। वो क्या करते थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इनकी जमीनों, इनके महल को नीलाम करते थे, तो राजा के सर्वेंट्स जाकर के, जमींदारों के जो नौकर होते थे, वो आदमी जाकर के क्या करते थे, ऊंची बोली लगाते थे और प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे और आगे जाकर के वो क्या करते थे, जमींदारों को वापस कर देते थे। मतलब 95% ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्टिशियस, यानी कि फर्जी थी। 95% लोग वहां पे क्या थे, जितनी भी बोलियां लगाई जाती थी, मतलब जितनी भी नीलामी होती थी 95% वो ज्यादा से ज्यादा क्या होती थी, आपकी फर्जी होती थी। ठीक है, तो उससे परेशान होकर के क्या हुआ, फिर आगे चल के द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। इसके बाद आगे चल के क्या हुआ, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू जो है अनपेड हो रहा था। ये आप देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं, ओवर 75% ऑफ जमींदारीज वर गिवन टू अदर आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। तो जो 75% तक जमींदारी थी वो यही हो रही थी कि इसी तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे, अपना रेवेन्यू पेड ही नहीं कर पा रहे थे। तो 75% लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो आपको नीलाम करनी पड़ रही थी, ऑक्शन करनी पड़ रही थी। लेकिन क्या हो रहा था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। मींस जब उन्होंने क्या किया था, बंगाल पे कब्जा किया था, तो वो ये सोच रहे थे कि इस तरह की जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है ना, कि हमने टैक्स तो लगा दिया लेकिन हमें उतना रेवेन्यू ही नहीं मिल पा रहा है जमींदारों से, और जितनी भी बोलियां लग रही हैं वहां पे, ठीक है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ड्यूरिंग द 1770s द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वाज क्राइसिस। तो आपके 1770 के दशक में क्या हुआ था, बंगाल में हो गया क्राइसिस। ठीक है, उसकी वजह से अमाउंट पे ही नहीं कर पा रहे हैं जमींदार। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जमींदारों को, और ऑफिसर्स को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। तो ड्यू टू फेमिनाइज अकाल भी पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से क्या हुआ, डिक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट्स कॉन्टिन्यूसली। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है वो क्या हो रहे थे, घटते चले जा रहे थे। तो रेवेन्यू पे कहां से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स को। सो ऑफिशियल्स thought that agriculture, trade and the revenue resources of the state could all be developed by improving investment in agriculture। तो उन्होंने सोचा कि अब जब बाढ़ भी आ रही है ना, फेमाइन भी आ जा रहा है, सूखा भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा है, तो रेवेन्यू कहाँ से होगा। तो अधिकारियों ने क्या सोचा, उनके ब्रिटिश अधिकारियों ने, कि क्यों ना हम, जब हमें टैक्स कलेक्शन मिल ही रहा है एग्रीकल्चर से, ट्रेड से, है ना, और फिर कहां से, आपके एग्रीकल्चर से, ट्रेड से, और जितने भी आपके रेवेन्यू सोर्सेस हैं, यहां से तो हमें जब टैक्स मिल ही रहा है, तो क्यों ना हम एक इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट करें आपके एग्रीकल्चर में।
जहां से हमें क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन मिलेगा। अब इसको ऐसे समझो कि अभी हमारे इंडिया में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है वो कैसे चलाती है, उसके बाद खुद से पैसा थोड़ी इकट्ठा होता है। तो जितना भी हम टैक्स पे करते हैं, चाहे वो ट्रेड से टैक्स ले रही हो, एग्रीकल्चर से टैक्स ले रही हो, या फिर वो कोई रेवेन्यू या टोल टैक्स, सारा जितना भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, इवन इनकम टैक्स, राइट, तो जितना भी हम टैक्स पे करते हैं उसी से वो क्या करती है, ये सारी की सारी आपकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं वेलफेयर, है ना, ये सारी, मतलब कोई उसने नई शिक्षा नीति लागू की है, हाँ कोई वेलफेयर स्कीम चलाई है, या फिर आपके रोड्स बनवाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनवाए जा रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है, वो इन्हीं सारी चीजों से हो रहा है। तो ऑफिशियल्स ने सोचा इनके कि क्यों ना हम एग्रीकल्चर में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, रेवेन्यू फिर फिक्स हो जाएगा। इट कुड बी डन बाय परमानेंटली फिक्सिंग द रेट ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने क्या कर दिया कि एक रेवेन्यू को रेट फिक्स कर दिया, ठीक है। So company officials debated on the improvement of agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. ठीक है, तो जितने भी कंपनी के अधिकारी थे वो डिबेट करने लग गए कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे अपने कंपनी का, ठीक है, कंपनी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है इसको क्या करो, आप फिक्स्ड कर दो, ताकि उतना ही रेवेन्यू क्या हो आपको स्टेट को पे करना पड़े, ठीक है। दे चूज जमींदार एंड तालुकदार फॉर कलेक्टिंग टैक्स, ठीक है, उन्होंने किनको चूज किया फिर, जमींदार को और तालुकदार को, ठीक है। अपने अपने एरिया में जो जमीनें जिसके अंडर आती थी वो जमींदार कहलाते थे, और जो तालुकदार होते थे वो गांव में आते थे। मीन देखो, जमींदार शहरों में रहते थे, ठीक है, तो वो जमींदार कहलाते थे, और जो लोग गांव में रहते थे वो तालुकदार कहलाते थे। तो इनको क्या कर दिया, हिस्सा दे दिया कि आप क्या करेंगे, अपना अपना इतना इतना रेवेन्यू हमें कलेक्ट करके ला करके देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है जी हम ले आएंगे, ठीक है। तो दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार एंड दे हैड टू टेल टू कलेक्ट द रेवेन्यू डिमांड, जितना ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डिमांड किया है, ठीक है, उतना तो उनको पे करना ही है। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो रेवेन्यू क्या किया था, फिक्स्ड कर दिया था, ठीक है, लेकिन जमींदार जो थे वो बहुत चालाक थे। जमींदारों ने क्या बोला कि मुझे कलेक्ट तो, मतलब रेवेन्यू तो पे करना ही है, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उनसे कितना रेवेन्यू लेता हूँ। तो उसने क्या किया, किसानों के ऊपर दुगना लगा दिया कि मेरे पास इतना मैं रखूंगा और जितना उनको देना है वो मैं उनको दे दूंगा। तो किसान क्या थे वो बेचारे कैसे करते, जब अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, खेती नहीं हुई, पैदावार ही नहीं हुई, तो अब वो कहाँ से देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी फिर आपको, जमींदार को। तो नाउ जमींदार, आप ये देख सकते हैं इमेज में, ये जमींदार हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पे, ऐसे इनकी ड्रेस होती थी, इस तरीके से ये पूरे वेल ड्रेसअप में रहते थे। नाउ जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ अ स्टेट। तो अब जो जमींदार है वो क्या हो गया, वो एक जमीन का मालिक नहीं रह गया, वो क्या हो गया, आप रेवेन्यू कलेक्टर करने वाला अधिकारी, ठीक है। जमींदार हेड सेवरल विलेजेस अंडर देम, जमींदार के अंडर में बहुत सारे विलेजेस होते थे। मैंने अभी आपको बताया कि सपोज दैट किसी के पास 100 विलेजेस हैं, ठीक है, अब उसको बोल दिया कि मुझे तुमसे 1 लाख रुपए चाहिए टैक्स। अब वो तुम कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। द कंपनी फिक्स द टोटल रेवेन्यू टू बी पेड बाय द जमींदार। उसने कह दिया तुम 100 गांव के जमींदार हो तो तुमसे मैं 1 लाख रुपए लूंगा महीने का। अब तुम्हें देखो कि तुम्हें क्या करना है, कितना पे करना है, लोगों से कितना वसूलना है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो जमींदार कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस एंड पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी। तो जमींदार क्या करता था, अलग अलग जितने भी गांव उसके अंडर में आते थे वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और किसको देता था, कंपनी को देता था। He was expected to pay regularly, but if failed, then he estate could be auctioned. ठीक है, वो ये सोचता था, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि हमने जब महीने का जितना रेवेन्यू लगाया है तुम मुझे उतना लाकर दोगे, अगर तुमने मुझे इतना रेवेन्यू लाकर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी जमीन को बेच के अपना रेवेन्यू पूरा करेंगे, ठीक है। ये चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बोल दी थी साफ तौर पे। अब क्या होता था, वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जमींदार पेमेंट ही नहीं कर पाए, ठीक है।
जमींदार रेगुलरली फेल्ड टू पे द रेवेन्यू डिमांड्स एंड अनपेड बैलेंस इंक्रीजेस। अब क्या हो रहा था कि जमींदार आपके क्या हो रहे थे, दिन पर दिन फेल हो रहे थे रेवेन्यू पे करने पे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, उनका बैलेंस बढ़ता जा रहा था। अब कर्जा तो है, आपने इस महीने का नहीं दिया, 5,000 अगले महीने का नहीं दिया, उसके अगले महीने का नहीं दिया, तो अब ये तो होता हुआ 5,000 से 15-20,000 पहुंच गया ना। तो अब ये देगा कौन, ये देगा जमींदार। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1790s व्हेन प्रोडक्शन वॉज वेरी लो। ठीक है, अब जब प्रोडक्शन जो है बहुत ही लो हो गया है, क्यों? क्योंकि महामंदी आ गई थी उस टाइम पे। ठीक है, महामंदी का दौर चल रहा था, पैदावार हो नहीं रही थी, मतलब पूरा सूखा पड़ा था, बीमारी अलग से थी, फेमाइन अलग से फैला हुआ था। तो आपने जो पे मतलब जो रेवेन्यू आपने एक फिक्स किया हुआ है वो हम कैसे देंगे जब हमारी खेती नहीं होगी, पैदावार ही नहीं होगी, कोई बिक्री नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू पे रेवेन्यू बाय द पीजेंट्स टू द जमींदार। तो किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी जमींदारों को रेवेन्यू पे करने के लिए। बट रेवेन्यू तो फिक्स्ड था, फिर आपका प्रोडक्शन हो या नहीं हो टैक्स तो देना ही है। रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, प्रोडक्शन वॉज और नॉट, टैक्स हैड टू पे। ठीक है, तो क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो फिक्स्ड कर दिया था। तो इस वजह से क्या था, पीजेंट्स को, किसानों को बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। और इसी की वजह से क्या हो रहा था, जमींदार टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि जब किसान ही टैक्स नहीं देगा तो वो आगे आगे जाकर के कहां से जमा करेगा, राइट। तो उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन, अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, if payment did not come in by sunset of the fixed date, the zamindari was auctioned। तो सनसेट लॉ क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोला था कि मेरे को 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख सूर्यास्त होने से पहले इनकम चाहिए, रेवेन्यू। अगर आपने मुझे 10 तारीख की सूरज ढलने से पहले, सनसेट होने से पहले अगर मुझे रेवेन्यू नहीं दिया तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी और आपकी जमीनों को नीलाम करके हम अपना रेवेन्यू क्या करेंगे, पूरा करेंगे, भर लेंगे। सो द इनिशियली द पावर ऑफ जमींदार वाज लिमिटेड टू कलेक्ट रेंट। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जमींदार की जो पावर थी वो लिमिटेड रह गई थी, कलेक्शन जो उसका था वो पे ना कर पाने की वजह से। द कंपनी डिमाइज्ड जमींदार ट्रूप्स एंड कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, क्या हो गया कि कंपनी ने जमींदारों के क्या कर लिए, ट्रूप्स यानी कि हथियार जितने भी थे वो रखवा लिए, और जितने भी सीमा शुल्क था, कस्टम ड्यूटीज थी, वो सारी की सारी इनसे छीन ली। ठीक है, देयर कचहरीज मींस जो इनका कोर्ट सिस्टम लगता था ना, जिसमें ये लोग क्या करते थे, ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर अपॉइंटमेंट बाय द कंपनी। अब क्या कर दिया, इनकी कचहरी को भी इनसे छीन लिया, जिसमें उसकी जगह पे किसको बैठा दिया, कलेक्टर, जो आज का आपका आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, उसको बैठा दिया कंपनी ने। जमींदार लॉस्ट देयर पावर्स टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस। मींस इस कचहरी में वो क्या करते थे, उनको जो पावर मिली हुई थी ना, अपने जितना भी उनके अंडर गांव आता था, ठीक है, जितने भी उनके अंदर ये सारे के सारे गांव आते थे, वहां पे वो लोकल जस्टिस वगैरह करते थे ना, लोकल पुलिस वगैरह उनके अंडर में थी, वो सारी की सारी पावर उनसे छीन ली गई। वो किसको दे दी, आपके कलेक्टर को दे दी। इसके बाद राइट्स ऑफ द जमींदार वर डिक्रीज। जमींदार के जितने भी राइट्स थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, एन ऑफिसर अमला of the जमींदार came around to the village to collect tax। ठीक है, तो जमींदार के अंडर, जैसे जमींदार के जो एजेंट होते थे, ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स होते थे, उसको एक दूसरा नाम क्या बोला जाता था, अमलाह बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अमलाह बोला जाता था। तो ये याद रखना है कि अमला कौन था, जो जमींदार के अंडर में क्या करता है, गांव गांव में जाकर के टैक्स को कलेक्ट करता था। ठीक है, अब जमींदार तो जाके घर घर टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा ना, कौन करेगा, अमलाह करेगा। ठीक है, ऑफिसर था, एजेंट था, उसको अमलाह बोलते थे। ठीक, तो समटाइम्स बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस डिफिकल्ट फॉर द राइट्स।
तो क्या हो रहा था कि ये आपके जितने भी रैयत होते थे, किसान होते थे, जैसे ही आपका क्या बैड हार्वेस्ट सिस्टम हो गया, लो प्राइसेस हो गए, मंदी आ गई, तो उस समय में क्या होता था, टैक्स को पे करना बहुत मुश्किल हो जाता था। सपोज करो कि आपको हर महीने 500 रुपए देना है, ठीक है, लेकिन बैड हार्वेस्टिंग की वजह से और लो प्राइसिंग की वजह से मींस मेरी खेती ही नहीं हुई और पैदावार मेरा 500 की जगह में 200 का ही बिका, तो मैं 500 रुपए कैसे टैक्स पे करूंगा, है ना। तो इस वजह से ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी वो फेस करनी पड़ रही थी आपके रैयत्स को, ठीक है। लेकिन जो रिच रैयत्स होते थे एंड द विलेज हेडमैन होते थे, जो गांव के मुखिया होते थे, वो क्या करते थे, उनको बोला जाता था जोतेदार एंड मंडल्स, ठीक है। ये क्या थे, आपके गांव के रिच पीजेंट्स थे, रिच किसान, रिच रैयत्स थे, जो आपके गांव के मुखिया होते हैं, ठीक है। वो खुश हुआ करते थे, वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार्स इन ट्रबल एंड डिलेड इन द पेमेंट्स। अब जो रिच किसान होते थे वो तो सक्षम है ना, टैक्स को पे करने के लिए, लेकिन वो भी क्या करते थे, जमींदारों को बहुत ज्यादा इस तरह की परेशानी में डाल करके बहुत खुश थे और पेमेंट्स को डिले करते रहते थे कि आप क्या कर लोगे, हम तो नहीं दे रहे हैं, अभी इस महीने नहीं देंगे, अगले महीने आना, है ना। तो वो जमींदार क्या करेगा, वो वापस चला जाएगा, लड़ाई तो करेगा नहीं उससे, ठीक है। तो जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स बट द जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग। जमींदार को ये हक है कि वो क्या कर सकता है, मुकदमा चला सकता है जोतेदार पर, ठीक है, जो लोग पे मतलब आपका टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगा, प्रोसेस ही इतना लंबा है। अब पहले जाएगा वो वहां पे, है ना, कोर्ट में अर्जी देगा, फिर उसकी सुनवाई होगी, तब तक तो दूसरा महीना चढ़ जाएगा, ठीक है, तब तक तो दूसरा महीना चढ़ जाएगा, इसलिए वो चुपचाप होकर के बैठ जाता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अब क्या हुआ, जमींदारों की जब पावर कम होने लग गई, तो उसके बाद उदय हुआ द राइज ऑफ द जोतेदार्स का, ठीक है। तो जोतेदार्स किनको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नॉन एज जोतेदार्स। तो जो आपके अमीर जो किसान थे, है ना, रिच पीजेंट्स थे, उनका जो पूरा ग्रुप था उसको क्या बोला जाता था, जोतेदार बोला जाता था। आप देख सकते हैं इस इमेज में जोतेदार इस टाइप के होते थे, ठीक है। So zamindars were getting weaker as they facing a crisis, were जोतेदार getting stronger। अब क्या हो रहा था कि जोतेदार जो थे वो जमींदार के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, और जमींदार क्या थे, कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि उनकी पावर्स भी छीन ली थी, ठीक है। तो जोतेदार हैड एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड। जोतेदार के पास क्या होता था, बहुत बड़ा एक एरिया होता था, सेवरल ऑफ 1000 एकड़, मतलब 1000 एकड़ तक की पास उनकी जमीन होती थी, है ना। गांव में तो आप देखते ही हो, अब जमींदार तो शहर में रहता था, तो उसके पास जमीनें इतनी कहाँ होगी, उसके पास तो गांव है ना, गांव का मुखिया है वो तो। लेकिन जोतेदार क्या था, वो तो गांव में रहता था, उसके पास पूरी की पूरी ऐसी जमीन हुआ करती थी, ठीक है। तो वो इतने बड़े 1000 एकड़ तक की जमीन का क्या हुआ करता था, मालिक हुआ करता था। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग, ठीक है। तो वो क्या करता था, व्यापारी तो था ही, व्यापार करने के साथ साथ वो क्या करता था, मनी लेंडिंग का काम भी करता था जोतेदार। मतलब जो साहूकार होता है ना, मतलब सूद पे ऐसा देते हैं, इंटरेस्ट पे, गांव में किसानों को और बाकी लोगों को, तो ये काम भी कौन करता था, जोतेदार करता था, इसीलिए वो और ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। दे यूज्ड इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टीवेटर्स ऑफ द रीजन, ठीक है। तो वो क्या था, अब मान लो उसके पास इतनी बड़ी जमीन है, तो वो खुद तो खेती करने जाएगा नहीं ना, तो जितने भी गरीब किसान होते थे वो उस पर क्या करता था, राज करता था, शासन चलाता था, ठीक है। अपनी जमीन उनको दे दी काम करने के लिए किराए पे, और जो वो उगाते थे उसका आधा हिस्सा खुद रखता था और आधे वो लोग रखते थे। तो इस तरह का वो काम कौन करते थे, आपके जोतेदार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेटेड थ्रू शेयर कॉपर्स, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, जी मान लो ये बहुत बड़ा एरिया है ना, अब ये क्या कर रही है, कल्टीवेटिंग कर रही है, क्या आपकी किसानी कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो शेयर कॉपर होते थे, हु बॉट देयर ओन प्लोज, लेबर एंड द फील्ड एंड हैंडेड ओवर हाफ द प्रोड्यूस्ड टू द जोतेदार आफ्टर द हार्वेस्ट। अब जोतेदार क्या करता था कि ये जो शेयर कॉपर्स होते थे, ये जो किसान होते थे, इनको दे देता था जमीन किराए पे, कि ठीक है आप ये जमीन ले लो, अपने हल लेके आओ, अपनी लेबर लेके आओ, अपने आप काम करो, लेकिन मैं तुम्हें जमीन दे रहा हूँ।
अब मैं तुम्हें जमीन दे रहा हूँ, तुम्हें जैसे काम करना है इस पे काम करो, जितने लेबर लानी है, जितना हल लाना है, जो भी अपना सामान लाना है, बीज बीज लाना है, वो अपने लेकर आओ। बस तुम क्या करोगे, जितनी तुम्हारी पैदावार होगी उसका आधा हिस्सा आप मुझे दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता था, बहुत बड़े लैंड पे, बहुत बड़े एक जमीन के हिस्से में काम करता था। ठीक है, तो जमींदार लिव्ड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, जमींदार शहरों में रहते थे और जोतेदार कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे। इसी वजह से वो ये सारा का सारा जो है शासन इस तरह का चलाता था, जोतेदार। और आगे चल करके वो बहुत ज्यादा इसी वजह से क्या हो गया था, स्ट्रांग हो गया था। दे डायरेक्टली कंट्रोल ओवर द पुअर विलेजेस। ठीक है, अब क्या था कि उस भाई पूरे गांव का मुखिया कौन हो गया, जोतेदार हो गया। क्यों, क्योंकि उसके पास 1000 एकड़ जमीन है, तो 1000 एकड़ जमीन का मालिक कौन है, जोतेदार। तो जितने भी ये गरीब किसान होते थे, गरीब लोग होते थे, उस पे कौन हक जमाता था, आपका जोतेदार जमाता था। और दे अपोज जमींदार दैट इन इंक्रीज टैक्स, और वो क्या करता था, अपोज करता था जमींदार को टैक्सेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी ने कोई टैक्स फिक्स नहीं किया था कि आपको हर गांव से इतना लेना है, हर घर से। उन्होंने जमींदार के ऊपर टैक्स कलेक्शन की ड्यूटी दी थी कि आपको मुझे 5000 रुपए महीना देना है। अब तुम्हारे अंडर में जितने गांव आ रहे हैं, तुम उससे कितना टैक्स वसूल करते हो ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो जमींदार मनमाना टैक्स वसूल करते थे, इसी वजह से जोतेदार जो थे उनको क्या करते थे, अपोज करते थे। और जमींदार भी क्या थे, अपोजिशन में थे, क्योंकि भाई जोतेदार उनको टैक्स ही नहीं पे करते थे, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो आगे चल करके क्या हुआ, दे डेलिबरेटली मीन्स कि जानबूझ करके डिले पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। तो जो ये जोतदार थे वो क्या करते थे, जानबूझ करके पेमेंट को डिले कर देते थे। ठीक है, इन फैक्ट द एस्टेट ऑफ द जमींदार वर ऑक्शन फॉर फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता था, उनकी जमीनें छिन जाती थी जमींदारों की। तो जोतदार वर ऑफन अमंगस द परचेयर। तो ये जोतदार क्या करते थे, वहां पे जाकर के जब उनकी जमीनों की नीलामी होती थी, वहां जाकर के खरीद के चले आते थे। ठीक है, सो रिच पीजेंट्स एंड विलेजेस हेडमैन, जो अमीर किसान होता था वो, और विलेज हेडमैन यानी कि जो गांव का मुखिया होता था, वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। इसी वजह से, क्योंकि वो क्या करते थे, जमींदारों की जाकर के जमीनें खरीद लेते थे। ठीक है, इस वजह से जो जोतदार यानी कि जो रिच पीजेंट्स थे और जो गांव के मुखिया थे, वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा अमीर हो रहे थे। एंड कॉल्ड हौलदार्स, घंटीदार्स एंड द मंडल्स। ठीक है, तो इनको अलग अलग नामों से फिर जाना जाने लगा था। स्पेशली नॉर्थ बंगाल में ये ज्यादा फेमस थी। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जोतेदार मतलब कंपनी ने अपना रेवेन्यू सिस्टम किस तरीके से चलाया हुआ था। देखो, सबसे पहले आपका ऊपर कौन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता है आपकी कंपनी। ठीक है, अब उस कंपनी में आ गए आपके जमींदार। ठीक है, कंपनी ने किसको दिया हुआ है कंट्रोल टैक्स कलेक्शन का, जमींदार को दिया हुआ है। अब जमींदार के अंदर में क्या होते थे, बहुत सारे के सारे गांव आते थे, विलेजेस आते थे, जिसमें आपके आते थे रैयत। ये रैयत क्या थे, मिडिल क्लास रैयत थे। ठीक है, और इन मिडिल क्लास के नीचे आते थे आपके अंडर रैयत, जो एकदम पुअर होते थे। ठीक है, तो अब ये क्या करते थे, जमींदार इनसे टैक्स कलेक्ट करते थे और इनसे भी टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इन रैयत के पास जितनी जमीनें होती थी वो इनको दे देते थे, तो इनसे जो टैक्स कलेक्शन होता था वो हिस्सा ये रखते थे और बाकी का इनको रखते थे। तो इनसे जो भी हिस्सा मिलता था वो सारा का सारा जमींदारों को कंपनी को देना होता था। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं जोतेदार। ठीक है, तो जमींदार को रैयत से भी और जोतेदार से भी, रैयत हो गया मिडिल क्लास रैयत किसान, और जोतेदार हो गए एक रिच रैयत, जो क्या थे, दे आर ऑल्सो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ठीक है, तो ये क्या थे, आपके व्यापारी भी थे और आपके साहूकार, जो कि इंटरेस्ट पे पैसा देने वाले वो लोग भी हुआ करते थे। तो अब ये वाला जो रैयत है, इसको इससे क्या फायदा होता था कि इसको अगर मान लो किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, बीज खरीदने हैं इसको, है ना, या आगे भी इसको किसी भी चीज की जरूरत होती थी, तो ये जोतेदार के पास जाता था, उससे पैसे लेता था उधार पे और उसको वापस कर देता था। ठीक है, और सपोज दैट अगर इसने मान लो कोई फसल उगाई, ठीक है, फसल उगाई, उसकी फसल उगी नहीं, ठीक है, उगी लेकिन आगे जाकर के मंडी में उसको बेचना है, बिकी नहीं, तो वो क्या करेगा, वो जाकर के इनको दे देगा। ठीक है, और इनके पास भी जो होता था,
ठीक है, इनके पास भी जो होता था वो क्या करते थे, इनको दे देते थे। ठीक, अब इसको इससे फायदा हो रहा है, इसको इससे फायदा हो रहा है, तो इस तरह से भी चीजें होती थी। और ये जो जोतेदार थे, इनके नीचे भी अंडर रैयत होते थे, है ना, मैंने आपको बताया ना, इसके पास जब बहुत सारी जमीन है तो वो खुद तो खेती करने जाएगा नहीं ना, वो क्या करेगा, दूसरों को दे देगा वो जमीन है उस पे काम करने के लिए। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो जमींदार के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी, पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी, रेवेन्यू कंपनी को देना, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड जामा ओवर द विलेज। ठीक है, जामा उसको बोला जाता है, जैसे एक 10 गांव का मुखिया है, 10 गांव का जमींदार है, उसको 10,000 रुपए देना है। ठीक है, तो जो उसको एक गांव से मिलता था उसको बोला जाता था जामा। ठीक है, ईच विलेज रैयत बिग और स्मॉल पेड रेंट टू द जमींदार। ठीक है, फिर आपका अगर बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, आपको क्या करना है, तो जमींदार का काम क्या था कि जितने भी हर जगह के जितने भी विलेज है, हर गांव से उसको जितने भी उसके छोटे किसान है, बड़े किसान है, छोटा रेंट है, बड़ा रेंट है, वो सारा का सारा किसको, जमींदार को इकट्ठा करना था, और वो जाकर के क्या देता था, कंपनी को देता था। ठीक है, तो जोतदार गिव आउट लोन्स टू अदर रैयत एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूस। ठीक है, तो जोतदार का काम क्या था, वो लोन देते थे दूसरे रैयत को और उसके बदले में उनसे बाकी का सामान लेते थे। ठीक है, सो रैयत कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गिव आउट द रेस्ट टू अंडर रैयत ऑन लैंड ऑन रेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जो रैयत थे वो क्या थे, जो उनके नीचे छोटे किसान होते थे, गरीब किसान होते थे, उनको लैंड दे देते थे और उनसे फिर अपना हिस्सा ले लेते थे। ठीक है, अंडर रैयत पेड रैंट टू द रैयत, और वो फिर जो छोटे किसान होते थे, वो जो आपके मिडिल किसान होते थे, उनको फिर उनका हिस्सा रेंट में दे देते थे। तो इस तरह से जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, बंगाल में अपनी पावर जमा रखी। ठीक है, नेक्स्ट आता है द जमींदार रेसिस्ट। अब जब जमींदार की संपत्ति सारी जब्त होती जा रही थी, तो जमींदार कुछ आइडिया लगा रहे थे ना, तिकड़मबाजी कर रहे थे, खेल खेल रहे थे कि हाँ भाई मेरे हाथ से मेरी जमींदारी कैसे छिन जाए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे थे वो देखते हैं। सो द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरिया डिड नॉट कोलैप्स। ठीक है, तो वो क्या थी, पूरी की पूरी अथॉरिटी उनकी खत्म हो रही थी। ठीक है, तो वो उन्होंने होने नहीं दी। कैसे, ये देखो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, द फाउंड दे फाउंड द वे टू सिक्योर फ्रॉम ऑक्शन एंड मेड न्यू स्ट्रैटेजीज। उन्होंने क्या किया, अपनी जो संपत्ति है उनको जब्त करने से, नीलाम होने से बचाने के लिए काफी सारी स्ट्रैटेजीज को अपनाया। कैसे, फिक्टिशियस सेल वाज वन सच स्ट्रैटेजी। सबसे पहले वो जो वहां पे चल रहा था ना, 95% फर्जी आपकी नीलामी हो रही थी कि राजा के नौकर ही जाकर के उनकी जमीनें खरीद के उनको बेच देते थे, तो वही हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऑर्डर किया हुआ था कि जो भी हम प्रॉपर्टी जब्त करेंगे वो अगर किसी वुमेन के नाम पे है तो हम उसको सीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी का फायदा उठा करके उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जितनी भी जमींदारी थी, जमीन थी, वो किसके नाम कर दी, अपनी मदर और अपनी वाइफ के नाम पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लेडीज के नाम पे रहेगी तो कंपनी उसको हाथ भी नहीं लगाएगी। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बचा लिया। ठीक है, दूसरा क्या किया, अपने एजेंट्स को क्या किया, मैनिपुलेट किया, जमींदारी नीलामी जो है उसके लिए उन्होंने उकसाया कि आप जाओ और मेरी जमीनों को खरीद कर आओ। ठीक है, तो व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टेट वाज ऑक्शन, द जमींदार मेंस बॉट द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि जमींदार अपने खुद के बंदे भेज करके, एजेंट भेज करके प्रॉपर्टी तो खरीद लेते थे ऊंची बोली पर लगा करके, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी तो वो मुकर जाते थे कि नहीं हमें ये जमीन नहीं चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ, हार करके क्या हुआ, एट लास्ट स्टेट वाज गिवन टू द जमींदार एट लॉ कॉस्ट। अब क्या हुआ कि बार बार यही हो रहा था, एक जमींदार की बोली लगती थी, नीलामी होती थी बंगलों की है, उसकी जमीनों की, तो इसके जाकर के एजेंट वहां पे ऊंची बोली लगा के उनसे खरीद तो लेते थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी तो मुकर जाते थे एंड टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत ज्यादा तंग आ गए थे इस चीजों को लेकर के। तो आखिरकार उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इनकी जमीनें
इनको ही कम रेट पर बेच देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जमींदार के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या हुई, वापस आ गई उतने ही प्राइस में, ठीक है, कम प्राइस में, किसी दूसरे के पास नहीं गई, ठीक है। थर्ड मूव, व्हेन people from outside the zamindari bought an estate at an auction, they could not always take possession, ठीक है। तो क्या हो रहा था, तीसरा इन्होंने कदम ये उठाया कि बाहर से अगर कोई बंदा, दूसरे गांव का बंदा इनकी जमीनों को खरीदने आता था तो वो खरीद तो लेता था लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते थे, देयर एजेंट वुड बी अटैक्ड बाय द लैठिल्स, ठीक है, लैठिल्स बोलते हैं लाठियों को, फॉर द ऑफ द फॉर्मर जमींदार। तो जमींदारों के जितने भी एजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, उन पे लाठियों से अटैक कर देते थे, ठीक है, बदमाश भेज देता था कि अरे ये तो मेरी जमीन है, तुम कैसे कब्जा कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो बेचारा क्या करता था, ऐसी जमीन छोड़ के भाग जाता था, तो वो जमीन फिर उनके हाथ में आ जाती थी, ठीक है। समटाइम्स इवन द रैयत रेसिस्ट द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर। कई बार क्या होता था, जितने भी किसान होते थे वो आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते थे जमीन खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या थे, दे फेल्ट बाउंड टू देयर ऑन जमींदार शो लॉयल्टीज, ठीक है। तो ये जो किसान होते थे कई बार बाउंडेड होते थे जमींदार के अंडर में कि जितना उनसे काम कहा जा रहा है करने के लिए वो वही करेंगे, अपनी मनमर्जी नहीं चलाते थे। तो ये क्या करते थे, वफादारी निभाने के लिए भी बाहरी लोगों को आने नहीं देते थे, खरीदने नहीं देते थे उनकी जमीनें, इस वजह से भी इनकी जमीनें बच जाती थी। इन द 19th century द डिप्रेशन इन प्राइसेस वाज ओवर, ठीक है। और क्या हुआ, 19th सेंचुरी में वापस से क्या हो गया, डिप्रेशन आ गया, ठीक है। Those who had survived the troubles of the 1790s consolidated their power, उसकी वजह से भी क्या हो गई कि इनकी पावर और कम हो गई और इनकी पावर इनको वापस मिल गई। रूल्स ऑफ द रेवेन्यू पेमेंट्स वर आल्सो मेड फ्लेक्सिबल। इस मंदी को देखते हुए क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किए कि कंपनी ने फिर जो आपकी पेमेंट से आपके रेवेन्यू को क्या कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया कि ठीक है तुम्हें 5,000 लगान देना है, लेकिन अगर किसान के पास 250 रुपए है तो आप उससे 250 रुपए करेक्शन कर लो, बाकी का रेस्ट अमाउंट हम नेक्स्ट में जोड़ लेंगे। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s दे हैड फाइनली कोलैप्स्ड। तो वो क्या हो गया, वापस से खत्म हो गया। जोतेदार कंसोलिडेटेड देयर पावर, ठीक है। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसकी वजह से भी क्या हो गई, जमींदारी पूरी की पूरी खत्म हो गई क्योंकि वो रेवेन्यू ही पेमेंट नहीं दे पाए, ठीक है। तो उसके बाद जोतेदार क्या हो गए, बहुत ज्यादा पावरफुल में आ गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद आई द फिफ्थ रिपोर्ट, ठीक है। जब ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी तो क्या हुआ, फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1830, ठीक है। रिपोर्ट से ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा लेखा जोखा था, एक जो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा था तो वो इंडिया में क्या कर रहे थे, ये उसकी रिपोर्ट थी जो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सबमिट हुई थी। और ये क्या है, उस रिपोर्ट का फिफ्थ वर्जन था, ठीक है, फिफ्थ सीरीज थी। इट वाज द fifth of a series of reports of the on the administration and activities of the East India Company in India, ठीक है। तो ये क्या थी, फिफ्थ सीरीज थी उस रिपोर्ट की जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की सारी प्रशासन की क्या है एक्टिविटीज के बारे में लेखा जोखा आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजना होता था, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कर रही थी, ठीक है। सो इट वाज 1002 पेजेस, कितने, 1002 पेजेस की थी, जिसमें से आपके 800 पेजेस कितने थे, 800 पेजेस क्या थी, आपकी जमींदार और रैयत और इन सब की अर्जियां थी, पिटिशंस ऑफ द जमींदार्स एंड द रैयट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स एंड रेवेन्यूज, ठीक है। तो 1000 पूरी टोटल कितने की रिपोर्ट थी आपकी, 1002 की पेजेस की थी, जिसमें से 800 पेजेस तो जमींदार और जो ये किसान थे उनकी क्या थी, अर्जियां थी, ठीक है। और बाकी का क्या था आपका, कलेक्टर्स का रेवेन्यू पे वगैरह के बारे में था, ठीक है। इन द मिड 1760 द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल। 1760 के दशक में क्या हुआ था, मध्य में कंपनी ने रूल जो है किया आपका बंगाल में। उसके बाद
Its activities were closely watched and debated in England. मीन्स जब आपकी 1760 में, ठीक है, बंगाल को इसने टेक ओवर किया कंपनी ने और यहाँ पे अपना रूल रेगुलेशन स्टार्ट किया, तो इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो वहां पे देखी जाती थी और उस पर डिबेट होना शुरू हो गई। कैसे? क्योंकि वहां पे जो बंदे को यहाँ पे भेजते थे, ठीक है, वहां से जो गवर्नर जनरल आया है यहाँ पे, तो वो आकर के बहुत मजे से क्या कर रहा था, राज कर रहा था, सारा टैक्सेशन खुद ही इकट्ठा करता था, खुद की जेब में भरता था, वहां पे कम बेचता था। तो उसमें क्या हो गया, आर्गुमेंट शुरू हो गया, डिबेट शुरू हो गई कि आखिर ऐसा वहां क्या हो रहा है, आप लोग देख नहीं रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने इतने ज्यादा अधिकार कैसे दे दिए हैं कि हम जो बंदे यहाँ से भेजते हैं, जो पर्सन यहाँ से भेजते हैं, वो तो बिल्कुल ही गरीब होता है और यहाँ आकर के तो उसके रंग ढंग ही बिल्कुल बदल जाते हैं, तो ऐसा वो कहाँ से कमा कर लेकर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के चक्कर में क्या हुआ, देवर मेनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु वर अपोज्ड टू मोनोपोली। ठीक है, जो इसका एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके ऊपर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मत भेजिए व्यापार करने के लिए, बाकी भी और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, मेनी प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया, जो इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती हैं, आप उसको खोलिए उनके लिए, वहां की इंडिया मार्केट को ओपन कीजिए, ताकि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स का जितना भी सामान है, ठीक है, वो और भी जगह पर जा सके और ब्रिटिश और भी लोगों के साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके। सो मेनी पॉलिटिकल ग्रुप आर्ग्यू that the conquest of Bengal was benefiting only the East India Company but not the British nation as the whole। ठीक है, तो वहां पे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश में, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, वो आर्गुमेंट करने लगे बंगाल के कब्जे को लेकर के कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे गई है और उसने अपना कब्जा जमाया है, तो वहां से जितना भी प्रॉफिट आता है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के पास ही जाता है, पूरे के पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ भी नहीं मिलता उससे। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी कंपनी का मिस रूल और जितना भी ये माल एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, इसको लेकर के क्या हुआ, डिबेट शुरू हो गया। मतलब ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में और बाकी सब जगहों पे, पूरी की पूरी ब्रिटिश में ये क्या हो गया, इंग्लैंड में ये चर्चाएं फैल गई। सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज of acts in the late 18th century to regulate and control company rule in India। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया 1858 का। ठीक है, 1858, 1853, ये सारे के सारे एक्ट पास कर दिए, जिसमें क्या किया गया, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या किया, रेगुलेशन जारी कर दिया, कंट्रोल उसकी पावर्स पे कर दिया कि जो भी हम आप करेंगे, ठीक है, वहां पे जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन करेंगे, आप पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से पास करेगी, फिर आप वहां पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी वहां पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, इस तरह के रेगुलेशंस वहां पे अपनाए गए थे। सो इट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो कंपनी को फोर्स किया गया कि आपको जो भी वहां पे आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप नई नीति, नया टैक्स, नया जो भी कर रहे हैं, आपको पूरी डे रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करनी है इंडिया के लिए, कंपनी को, आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ऑल्सो अपॉइंटेड कमिटीज टू इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने क्या किया, कमेटी को बैठा दिया इसके ऊपर कि ये जो भी काम करेगी आप उसको देखिए। ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जितने भी रूलर्स कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर्स आ रहे थे, वो भी गवर्नर जनरल को देख करके वो भी क्या हो रहे थे, करप्ट होते जा रहे थे। तो करप्शन बहुत ज्यादा था, यही रीजन था। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज द वन such report produced by a select committee। The evidence contained in the fifth report is invaluable। इसी वजह से ये क्या है, फिफ्थ रिपोर्ट बहुत ही बहुमूल्य है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी में कैसा भ्रष्टाचार फैला हुआ था और कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर्स आ रहे थे वो भी धीरे धीरे आकर के यहाँ पे क्या हो रहे थे, उनकी तरफ करप्ट होते जा रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी फिफ्थ रिपोर्ट में बताई जा रही थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।